चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड डिसऑर्डर, यानी ब्लड डिसऑर्डर मतलब हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर? सबसे पहले अनीमिया। अनीमिया की बात करते हैं तो अनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज नोन एज अनीमिया। क्या होता है? व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज नोन एज अनीमिया। जैसे कि डिक्रीज हो जाता है आरबीसी का नंबर, डिक्रीज होता है हीमोग्लोबिन का नंबर। कितना? हीमोग्लोबिन का नंबर लेस देन 11 अकॉर्डिंग टू WHO। टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने तरह के अनीमिया होते हैं। तो ब्लड लॉस अनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया और क्रोनिक ब्लड लॉस अनीमिया। यानी ये ब्लड लॉस अनीमिया है। ब्लड लॉस अनीमिया के दो पार्ट हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। नंबर 2 हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया और प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी आयरन की कमी से होता है, और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया प्रोटीन की कमी से होता है। अब थर्ड नंबर पे हीमोग्लोबिनोपैथीज, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या क्या? एक तो थैलेसीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। क्लोटिंग फैक्टर की बात करें तो हीमोफीलिया। अगर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो हीमोफीलिया और एप्लास्टिक एनीमिया में। अब बात करते हैं ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कितने प्रकार का हो सकता है? ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होता है? आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या पीपीएच की वजह से, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से। क्रोनिक एनीमिया में, क्रोनिक ब्लड लॉस में जीआई ब्लीड या फिर हैवी ब्लीड, जीआई ब्लीड और हेमरॉइड, इसकी वजह से होता है क्रोनिक एनीमिया। और एक्यूट एनीमिया में होता है क्या? अगर पोस्टमार्टम हेमरेज में क्या होता है कि हैवी मेंस्ट्रुएशन और मेनोरेजिया, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना। आरटीए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्यूट ब्लड लॉस में आ गया। पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज जो हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से मेनोरेजिया में। क्रोनिक ब्लड लॉस मतलब जीआई ब्लड ब्लीडिंग हो रही हो या हेमरॉइड्स हो। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल एनीमिया में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इट इज़ anemia that occur due to deficiency of iron in diet will lead to IDA। IDA मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो अनीमिया किसकी वजह से होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की। जो हम डाइट लेते हैं उसमें प्रॉपर डाइट में आयरन नहीं होता है। तब जैसे कि ये किसी पेशेंट ने डाइट ली, आयरन का जो मतलब स्टोरेज फॉर्म है Fe+3 इन डाइट में। सॉरी। अब Fe+3 को हम फेरिक बोलते हैं, Fe+2 को फेरस बोलते हैं। और फेरोडिडक्टेज एंजाइम क्या कराता है? ये Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करा देता है, Fe2 को Fe2 में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे पहले जो हम खाते हैं वो जो किस फॉर्म में लेते हैं? डाइट की हम जो डाइट लेते हैं वो आयरन किस फॉर्म में लेते हैं? Fe3+ की। और फिर ये जो एब्जॉर्ब होता है वो फेरस में Fe+2 में। एब्जॉर्प्शन फॉर्म क्या है? Fe+2। ये किसकी वजह से हुआ?
फेरस रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से? फेरस रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। अब आयरन हीमोग्लोबिन 80% और जो कि फंक्शनल फॉर्म है, मायोग्लोबिन मसल्स, और स्टोरेज फॉर्म क्या है? फेरिटिन। आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या है? फेरिटिन। और एब्जॉर्ब Fe+2, खाते किसमें? Fe+3 में। टॉक्सिसिटी, अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या? हीमोसिडोरेसिस बोलते हैं, या फिर हीमोक्रेमेटोसिस, या फिर हीमोसिडोरिस, या फिर हीमोक्रेमेटोसिस बोलते हैं इसको। कोजेज, इसकी वजह से, कोज की वजह से कौन से क्या क्या कोज हो सकते हैं? इसके कोज क्या क्या हैं? तो जैसे डिक्रीज हो जाता है इनटेक ऑफ आयरन, या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, या इंक्रीज हो जाता है लॉस ऑफ आयरन, या इंक्रीज हो जाता है डिमांड ऑफ आयरन, तब जाके हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब हमें दिखेगा क्या? पेलर दिखेगा, और जिसमें HB का कम होने की वजह से फटीगनेस होगी, थकान यानी लिथार्जी होगा, यानी सुस्तपन हो जाएगा, और पैल्पिटेशन हो जाएगा, और टैकीकार्डिया होगा, रेस्टलेस भी होगा। इसमें क्या होगा? रेस्टलेस भी होगा। और दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिलेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जब भी चलता है तो डिस्निया मिलेगा, और टैकीपीनिया मिलेगा। बॉडी एक भी मिल सकता है, यानी बॉडी पेन भी मिल सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे होता है हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले हिस्ट्री कलेक्शन करो एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। लैब टेस्ट में CBC कराओ, जिसमें HB का वैल्यू देखो। HB का वैल्यू अगर डिक्रीज है तो अनीमिया। किससे? लेस देन 11% ऑफ HB परसेंट, या ग्राम mg पर डी, ग्राम पर DL। आयरन की, और इसके लिए पहले CBC कराओ, फिर CBC कराओ, फिर आयरन प्रोफाइल कराओ, जिसमें हम देखते हैं सीरम आयरन का लेवल, सीरम फेरेटिन का लेवल, और TIBC मतलब टोटल आयरन बाइंड कैपेसिटी। कंफर्म किससे होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सीरम फेरेटिन लेवल की वजह, सीरम फेरेटिन की वजह से कंफर्म हो जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। दूसरा, हम इसमें ECG भी कर लेते हैं। ECG कराना हो, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, यानी कोई कार्डियोमेगाली तो नहीं है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर ज़्यादा ही लॉस है आयरन डेफिशिएंसी के। इंजेक्टेबल भी आता है आयरन, तो उसको IV फॉर्म में दे सकते हैं हम, IV आयरन। और ओरल भी आता है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं। ये ट्रीटमेंट है। बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो कितने 18 गोज का कैनुला इज़ यूज्ड, यानी 18 गोज का कैनुला यूज करना चाहिए। कंपेटिबल ब्लड, यानी सेम ब्लड होना चाहिए, यानी सेम ब्लड का मतलब क्या है? यहाँ पे सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए हमारा क्या? ब्लड। और इसमें ब्लड शुड बी फिनिश विद इन 4 आवर्स, अदरवाइज हो जाएगा क्या? सेप्सिस। तो सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें 4 घंटे के अंदर अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होता है। IV आयरन की बात करें तो ये आयरन इज डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सलाइन, इंजेक्शन इज गिवन बाय इंट्रावीनस रूट। जैसे कि आयरन सुक्रोज आता है, आइसोमाल्टेज आता है। आयरन सुक्रोज होता है, आयरन आइसोमाल्टेज आता है। इसमें आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद ही देना चाहिए। कब देना चाहिए? आयरन। और IM अगर रूट से दें तो जेट ट्रैक मेथड से हम डीप IM लगाते हैं इंजेक्शन, प्रिवेंट टू टिश्यू लीकेज।
सील ड्रग इन द मसल नॉट इरिटेट टिश्यू। इसकी वजह से हमें जेट ट्रैक मेथड या फिर कहते हैं कलर इंजेक्शन हमें जेट ट्रैक मेथड से ही देने चाहिए। अब बात करते हैं ओरल आयरन थेरेपी की। तो टैबलेट की फॉर्म में आता है, सिरप की फॉर्म में आता है। टैबलेट आती है फेरस सल्फेट और शुड बी गिवन बिटवीन द मील। कब देना चाहिए? बिटवीन द मील। और सिरप स्ट्रोस यूज करना चाहिए डाइल्यूटेड विद ऑरेंज जूस के साथ, उसको डाइल्यूट करके तब लेना चाहिए हमें सिरप। ये हुआ ओरल थेरेपी। अब बात कर लेते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की। किसकी? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक हमारी जो मेगालोब्लास्ट सेल होती है 10 माइक्रोन उसका साइज होता है, और विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से ये फोलिक एसिड, यानी विटामिन 9 का मतलब है फोलिक एसिड, और सेल कितनी का जो साइज हो जाता है 10 माइक्रोन से कितना हो जाता है? 7.2 माइक्रोन। और ये विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से होता है। एरिथ्रोसाइट्स का यानी RBC का जो साइज हो जाता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B9 फोलिक एसिड। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड देयर इज अ लार्ज एंड इमेच्योर RBC आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। Due to the deficiency of folic acid, there is large and immature RBC are present in the plasma known as megaloblastic anemia। उसको क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। किसकी वजह से हो सकता है? कोज क्या है? डिक्रीज इनटेक में, इंक्रीज डिमांड में, या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में, या फिर इंक्रीज लॉस में। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पैलर दिखेगा, फटिगनेस दिखेगी, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन और टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। पैल्पिटेशन और टेकिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन, CBC कराओ, HB का लेवल कम है, एनीमिया कहलाएगा। और पेरिफेरल ब्लड फिल्म, एक टेस्ट होता है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। इसमें क्या होता है? मैक्रोसाइटिक। इसमें RBC का कलर मतलब ये मैक्रोसाइटिक यानी और हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मतलब इसका कलर, और मैक्रोसाइटिक इसका साइज। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक किसमें हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट फोलिक एसिड रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फोलिक एसिड यानी V9 विटामिन B9 का क्या है? 400 mcg देते हैं, या 0.4 mg ऑरल दिया जाता है। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं। परनीसियस एनीमिया की बात कर लेते हैं। तो परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इन बॉडी विल लीड टू द परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? It is a type of the anemia in which there is a deficiency of vitamin B12 in the blood will lead to the pernicious anemia. Anemia product intake, एनिमल प्रोडक्ट इनटेक करना, इसका मतलब मैनेजमेंट में इंट्रिंसिक फैक्टर लेना है, और टर्मिनल इलियम में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन आता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्या टर्मिनल इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? विटामिन B12 का। और आयरन का ड्यूडेनम में। आयरन का कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में। ठीक है। कोजिस की बात कर लेते हैं। तो क्या होते हैं कोजिस? ये एनिमल प्रोटीन हम जो लेंगे तो ये जाएगा, पेप्सिन यहाँ पे एक्ट करेगा, आयरन फोलिक एसिड यहाँ पे, फिर आयरन फोलिक एसिड ने इंट्रिंसिक फैक्टर देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर ड्यूडेनम में इंट्रिंसिक फैक्टर है, फिर इलियम में जाके क्या होता है तुम्हारा? आईडी मतलब
आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में, और जो विटामिन B12 का होता है वो इलियम में होता है। कहाँ पे होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, टर्मिनल इलियम में, यानी लास्ट के पार्ट में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं इसमें हम और